आज हम लोग बेटा रासायनिक बलगतिकी पाठ का अध्ययन करेंगे। रासायनिक बलगतिकी इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके काइनेटिक्स का अध्ययन। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके काइनेटिक्स का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी। अगर हम बेटा परिभाषा बोलें तो हम क्या कहेंगे कि भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप दाब सांद्रण तथा क्रियाविधियों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अगर हम संक्षेप में बोलें तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप दाब सांद्रण का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब बेटा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। एक तो आपकी होती तीव्र अभिक्रियाएं, दूसरी होती है मंद अभिक्रियाएं और तीसरी होती है अतिमंद अभिक्रियाएं। इनके तो नाम से ही पता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न हों उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? तीव्र अभिक्रियाएं। जो मंद गति से अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रियाएं। और जो बहुत ही धीरे धीरे संपन्न हो, जिनमें दिन, महीना, वर्ष या शताब्दी लग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं उनको हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जो मंद गति से संपन्न हो उन्हें हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। और जो बहुत ही मंद गति से संपन्न हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं बेटा जो आयनिक होते हैं, जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो तीव्र गति से संपन्न होती हैं। जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो किस दर से संपन्न होती हैं? तीव्र गति से संपन्न होती हैं। जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट परखनली में ले लें और इसमें हम क्या करें? HCl मिला दें तो आप जानते हैं क्या होगा? प्लस माइनस में टूटेगा, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस वाले के साथ माइनस वाला AgCl का अवक्षेप बन जाएगा और प्लस क्या? HNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर बात? बिल्कुल इसी प्रकार से मंद अभिक्रिया का मतलब है कि जो बहुत ही धीमी गति से संपन्न हो। जैसे अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से करा दें, एसिटिक अम्ल की क्रिया अगर हम एथिल अल्कोहल से करा दें तो क्या बन जाएगा? CH3COO2H5 और प्लस क्या? H2O। यह अभिक्रिया क्या होगी? थोड़ा सा धीमी गति से होगी। इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे? मंद अभिक्रिया। एक बात बेटा और ध्यान रखना है कि जो कहीं पर भी
अगर किसी भी हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का निर्धारण करते हैं, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का निर्धारण करते हैं तो वो हम किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? मंद अभिक्रिया के द्वारा। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का निर्धारण किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? मंद अभिक्रिया के द्वारा। तीव्र अभिक्रिया इतनी तेजी से संपन्न हो जाती है कि उस अभिक्रिया के द्वारा हम वेग या दर का पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मंद अभिक्रिया एक लिमिटेड, एक निश्चित वेग से चलती है, इस कारण से इसके द्वारा हम वेग या दर का पता लगा सकते हैं। तो आगे जब हम पाठ में बढ़ेंगे और हमें वेग या दर का पता लगाना होगा तो हम किसके द्वारा? मंद अभिक्रिया के द्वारा ही वेग या दर का पता लगाएंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही वेग या दर का पता लगाएंगे, अगर कहीं पर भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का हमें पता लगाना होगा तो हम पता किसके द्वारा लगाएंगे? मंद अभिक्रिया के द्वारा। अच्छा, अतिमंद अभिक्रियाएं जो होती हैं इनको हम आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अतिमंद अभिक्रियाएं जो होती हैं ये आणविक अभिक्रियाएं होती हैं और ये बेटा बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं। अतिमंद अभिक्रियाएं जो होती हैं ये आणविक अभिक्रियाएं अभिकारक अणुओं के मध्य जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। अभिकारक अणुओं के मध्य जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं की गति जो बहुत मंद होती है और इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अतिमंद अभिक्रियाएं। जैसे सिरके का निर्माण, देखा होगा घरों में सिरके का निर्माण होता है, 15 दिन से लेकर के महीने भर का समय लग जाता है। तो ये बहुत धीमी गति से होता है। जब बहुत धीमी गति से अभिक्रिया हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अतिमंद अभिक्रिया। तो अभिक्रियाओं की जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार आप समझ गए होंगे, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और अतिमंद अभिक्रियाएं। अब बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। अभिक्रिया का वेग या दर, कि किस वेग या दर से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया गति करती है। तो अभिक्रिया का वेग या दर, वेग या दर अगर हम इसका सूत्र लिखें तो वेग या दर बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या? समयांतराल। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या? समयांतराल। तो अगर हम इसको समय को क्या मान लें? एकांक मान लें। समय को अगर हम एकांक मान लें तो वेग या दर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक समय में अभिकारक, इसको हम एकांक मान लिए तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वेग या दर कहते हैं। वैसे अगर आप जानते हैं तो वेग या दर आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। वेग तो फिजिक्स में क्या होता था कि एक निश्चित समय में चली गई दूरी, एक निश्चित समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता था? वेग या दर। तो यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया पता चलता है लखीमपुर से सीतापुर तो जाएगी नहीं, क्या होगा? वो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होगी। तो उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है? उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है एक निश्चित समयांतराल में, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वेग या दर। अगर इसको बेटा हम लिखना चाहें
तो ऐसे भी लिख सकते हैं वेग या दर बराबर क्या, dx अपान dt बराबर क्या, dc बटे dt। अगर इसको बेटा हम चाहें तो यहाँ पे C फॉर कंसंट्रेशन है, सांद्रता में परिवर्तन, और ये क्या है, समयांतराल। अगर कोई हम अभिक्रिया दिखाना चाहें, मान ले हम कि माना एक अभिक्रिया निम्न है, ए से अगर हम बी बनाते हैं, ए हमारा अभिकारक हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा हम वेग या दर अगर लिखेंगे तो वेग या दर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dA बटे dt बराबर प्लस dB बटे dt। कि अगर हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन देख रहे हैं समयांतराल के सापेक्ष तो भी वेग या दर होगा, और अगर हम उत्पाद की सांद्रता में समयांतराल के पश्चात परिवर्तन देख रहे हैं तब भी वो क्या होगा, वेग या दर होगा। लेकिन एक बात बेटा यहाँ पर ध्यान रखनी, यहाँ पे माइनस साइन आया है और यहाँ पर क्या, प्लस साइन आया है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो अभिकारक से क्या होता है बेटा, उत्पाद बनता है, और जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक की सांद्रता में सदैव क्या होती है, कमी होती है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर कहीं पर कमी हो रही होती है तो उसे हम किस साइन के द्वारा दिखाते हैं, माइनस साइन के द्वारा, और अगर वृद्धि हो रही होती है तो प्लस साइन के द्वारा। तो कहीं पर भी अगर आप वेग या दर लिखेंगे तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अभिकारक वाले में आपको माइनस साइन लगाना होगा और उत्पाद वाले में आपको क्या, प्लस साइन लगाना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, साइन लगाना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें भाई, अभिकारक की सांद्रता में सदैव कमी होगी, और कमी होने का मतलब क्या, माइनस साइन लगाएंगे, और वृद्धि होगी तो वृद्धि होने का मतलब क्या, आप क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे। अगर बेटा इसी का हम मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, मात्रक भी आप जानते हैं भाई, ये dA ये सांद्रता में परिवर्तन है, और सांद्रता को हम काहे से लिखते हैं, मोल प्रति लीटर। सांद्रता क्या होती है भाई, मोलरता भी एक सांद्रता है, विलयन के पाठ में आप पढ़ चुके हैं। तो सांद्रता क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और गुणे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का मतलब क्या, समय। समय आप मिनट में, सेकंड में, वर्ष में लिख सकते हैं। तो मोल प्रति लीटर और गुणे क्या, समय। तो मात्रा क्या हो जाएगा वेग या दर का, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। तो मात्रक भी आप समझ गए होंगे। तो अभिक्रिया का वेग या दर आप समझ गए कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, औसत वेग। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी। इसमें जिस प्रकार से नाम है उसी आधार पर हम लोग उसका पता लगाते हैं। औसत वेग का मतलब है कि एक निश्चित समय में, ध्यान रखिएगा, एकांक समय नहीं, एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है। अभिक्रिया के वेग में क्या था, एक निश्चित समय, एकांक समय, और औसत वेग में क्या है, एक निश्चित समय में जो अभिकारक या सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। या हम ये कहते हैं कि एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अगर हम
समय से भाग दे दें। ठीक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अगर हम समय से भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? औसत वेग प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। अगर सामान्य वेग में देखा जाए तो औसत वेग और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ये हैं लगभग बराबर। औसत का मतलब क्या कि अगर कई सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं और उनका बेटा हम औसत वेग निकालते हैं, अगर कई सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं और उनका हम औसत वेग निकालते हैं तो औसत वेग हो जाता है तो वेग ही अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही होगा और वो किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष होगा। तो अगर हम फार्मूला इसका लिखें तो औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल। ये तो आप लोग जानते हो कि अभिकारक की सांद्रता में सदैव कमी होती है, बराबर क्या हो जाएगा बेटा? उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और बटे क्या? समयांतराल। तो एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को अगर हम समय से भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? औसत वेग प्राप्त होता है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा? औसत वेग कहते हैं। और औसत वेग बराबर क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल या उत्पाद की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल। क्लियर बात? तो आज हमने आपको 3 बातें बताई। एक तो सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा बताई, उसके बाद तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं, फिर रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, उसके पश्चात हमने क्या पढ़ा? औसत वेग पढ़ा। तो यहाँ तक क्लियर है प्रत्येक बच्चे को? द्वारा ही वेग या दर का पता लगाएंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का हमें पता लगाना होगा तो हम वो पता किसके द्वारा लगाएंगे? मंद अभिक्रिया के द्वारा। अच्छा, अतिमंद अभिक्रियाएं जो होती हैं इनको हम आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अतिमंद अभिक्रियाएं जो होती हैं ये आणविक अभिक्रियाएं होती हैं और ये बेटा बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं। अतिमंद अभिक्रियाएं जो होती हैं ये आणविक अभिक्रियाएं अभिकारक अणुओं के मध्य जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। अभिकारक अणुओं के मध्य जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं की गति जो बहुत मंद होती है और इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अतिमंद अभिक्रियाएं। जैसे सिरके का निर्माण, देखा होगा घरों में सिरके का निर्माण होता है, 15 दिन से लेकर के महीने भर का समय लग जाता है। तो ये बहुत धीमी गति से होता है। जब बहुत धीमी गति से अभिक्रिया हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अति मंद अभिक्रिया। तो अभिक्रियाओं की जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार आप समझ गए होंगे, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और अति मंद अभिक्रियाएं। अब बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। अभिक्रिया का वेग या दर।
कि किस वेग या दर से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया गति करती है। तो अभिक्रिया का वेग या दर अगर हम इसका सूत्र लिखें तो वेग या दर बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या समयांतराल। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या समयांतराल। तो अगर हम इसको समय को क्या मान लें, एकांक मान लें, समय को अगर हम एकांक मान लें तो वेग या दर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक समय में अभिकारक, इसको हम एकांक मान लिए तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वेग या दर कहते हैं। वैसे अगर आप जानते हैं तो वेग या दर आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। वेग तो फिजिक्स में क्या होता था कि एक निश्चित समय में चली गई दूरी, एक निश्चित समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता था, वेग या दर। तो यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया पता चलता है लखीमपुर से सीतापुर तो जाएगी नहीं, क्या होगा, वो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होगी। तो उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है एक निश्चित समय अंतराल में, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेग या दर। अगर इसको बेटा हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग या दर बराबर क्या, dx अपान dt बराबर क्या, dc बटे dt। अगर इसको बेटा हम चाहें तो यहाँ पे C फॉर कंसंट्रेशन है, सांद्रता में परिवर्तन, और ये क्या है, समयांतराल। अगर कोई हम अभिक्रिया दिखाना चाहें, मान ले हम कि माना एक अभिक्रिया निम्न है, ए से अगर हम बी बनाते हैं, ए हमारा अभिकारक हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा हम वेग या दर अगर लिखेंगे तो वेग या दर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dA बटे dt बराबर प्लस dB बटे dt। कि अगर हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन देख रहे हैं समयांतराल के सापेक्ष तो भी वेग या दर होगा, और अगर हम उत्पाद की सांद्रता में समयांतराल के पश्चात परिवर्तन देख रहे हैं तब भी वो क्या होगा, वेग या दर होगा। लेकिन एक बात बेटा यहाँ पर ध्यान रखनी, यहाँ पे माइनस साइन आया है और यहाँ पर क्या, प्लस साइन आया है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो अभिकारक से क्या होता है बेटा, उत्पाद बनता है, और जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक की सांद्रता में सदैव क्या होती है, कमी होती है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर कहीं पर कमी हो रही होती है तो उसे हम किस साइन के द्वारा दिखाते हैं, माइनस साइन के द्वारा, और अगर वृद्धि हो रही होती है तो प्लस साइन के द्वारा। तो कहीं पर भी अगर आप वेग या दर लिखेंगे तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अभिकारक वाले में आपको माइनस साइन लगाना होगा और उत्पाद वाले में आपको क्या, प्लस साइन लगाना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें?